नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश चेलक स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं 2023 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था उसके सारे सीडीपी के 30 प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और अगला जो एग्जाम 2024 में होने वाला है इसमें निश्चित रूप से इसी लेवल का इसी टाइप से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो जिन प्रश्नों को आप स्क्रीन पर देखेंगे उनके आंसर क्या हो सकता है, आप भी उन प्रश्नों के नंबर के साथ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी होगा। स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले दो बातें को बताता हूं मैं। इस सब्जेक्ट का दायरा बहुत ही ब्रॉड है, सीडीपी बहुत ब्रॉड है और सबसे ब्रॉड इसलिए क्योंकि हमको अपने व्यवहारिक स्तर पर समझने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जिस भी क्लास से आप स्टडी कर रहे हैं या कंपटीशन एकेडमी से स्टडी कर रहे हैं तो आप क्लास के साथ साथ जो बुक है आपका शिक्षक भर्ती के लिए सीडीपी का, उसके टॉपिक के बाद के एमसीक्यू को भी सॉल्व करें। और जैसे हमारे क्लासेस में कंप्लीट सीडीपी हो जाएगा तो हम यूनिट वाइज हर टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव उसको भी सॉल्व करेंगे और जो भी आपके डाउट हो उसको भी क्लियर यहाँ पर करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपसे इस परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए। आइए तुरंत स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिख रहा है आप लोग को, स्क्रीन क्लियर है। मैं सवाल को पढ़ के बताता हूं, आप देखिए और आपके हिसाब से इस सवाल का आंसर क्या होगा ये भी बताइएगा। तो सबसे पहले सवाल पूछा है, खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक रखा गया है। खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों, किसको, मुख्य रंगों की पहचान करने की क्षमता यहाँ पर विकसित हो जाती है, ये पहला सवाल पूछा गया था। तो जनरली हम देखते हैं बच्चों का एज जो है अगर हम देखें तो अलग अलग बच्चों के लिए ये रंगों की पहचान का जो ज्ञान है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम औसतन देखते हैं कौन से एज में बच्चे लगभग मुख्य रंगों की, सवाल में क्या बोला गया है, मुख्य रंग बोला गया है, मेन मुख्य जो कलर होता है, मेन कलर होता है उनकी बात कर रहा है। तो मुख्य कलर को कौन से एज में बच्चा पहचान लेता है? ऑप्शन के हिसाब से 5 साल है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है और आपका 4 वर्ष है। तो ऐसे में जो प्रश्न के आंसर होगा बिल्कुल आपका 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष में बच्चे जो मुख्य रंग होते हैं उन रंगों के जानना, उनको पहचानना यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पे कर देता है। जैसे कि रेड कलर हो गया, जैसे कि रेड कलर हो गया। फिर आता है सवाल पूछा गया है, इसका आंसर मुझे बताइए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है इस सवाल का आंसर, कोई जानकारी है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताइए कि प्रश्न नंबर 2 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हुए हैं, नाम है कौन जी, नाम क्या है बताइए मुझे, हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आप बता सकते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है इस कॉन्सेप्ट के जनक है, प्रतिपादक है। आंसर होगा यहाँ पे ध्यान रखना सी होगा। ठीक, तो देखिए सवाल आपको समझ में आएगा। तो जहां पर जो सवाल अधिकांश आ रहा क्या है, ये सब सवाल कहलाएंगे तथ्यात्मक सवाल कहलाएंगे, फैक्चुअल है, बेसिक अगर आपको पता है, अगर आपने पढ़ रखा है, दिमाग में आपके नॉलेज में है, संज्ञान में है, तो इन प्रश्नों को सीधा से जानकारी हो बना पाएंगे, अन्यथा आप तुक्का मारेंगे वहां पर किसी को टिकला आ जाएंगे, चांसेस बहुत सारा रहता है गलत होने का। तो एक बार हमको जो है जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, सीडी पढ़ते हैं, तो फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीजों को भी डिस्कस करना होता है, उसको समझना होता है ताकि ऐसे प्रश्न से अटेम्प्ट हो सके। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, सर्जनात्मक विद्यार्थी शिक्षार्थी वह है जो, सवाल क्या है पर देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो सवाल यहाँ पूछा गया था कि सर्जनात्मक, क्या बोला गया था, सर्जनात्मक विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया सर्जनात्मक विद्यार्थी, ठीक, सर्जनात्मक विद्यार्थी वह है जो, वह है जो, तो पहला देखिए ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, पहला ऑप्शन है जो बहुत ही बुद्धिमान है, ठीक, जो बहुत ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। दूसरा, परीक्षा में हर बार क्या है, अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। फिर बोला गया पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान क्या उसमें समाधान करने में क्या वो अच्छा है। फिर ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा है, अतुल्य है। तो आप देख पा रहे हैं कि भी चारों जो ऑप्शन है लगभग मिलता जुलता ऑप्शन है, लेकिन सवाल क्या है, सर्जनात्मक शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी की ही बात कर रहा है।
तो सृजनात्मक सृजनात्मक ओरिजिनल होना चाहिए था, सृजनात्मक बालक की बात कर रहे हैं, विद्यार्थी की बात कर रहा है। तो जो सृजनात्मक बालक कौन होता है, विद्यार्थी कौन होता है, तो जिसमें अपने कार्यों करने की अपनी अलग शैली होती है, अपना एक अलग तरीका होता है, अलग अप्रोच होता है, उसे कहते हैं सृजनात्मक बालक कहते हैं। तो आइए देखें यहाँ पर जो है, तो वह बुद्धिमान हो क्या, जरूरी नहीं है। परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। तो पहला दूसरा जरूरी नहीं है। फिर ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इन चारों में हमको बेस्ट विकल्प को चुनाव करना है, तो निश्चित रूप से पार्श्व चिंतन, ठीक है, समस्या समाधान में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पार्श्व चिंतन मतलब किसी समस्या, किसी टॉपिक के पीछे क्या तर्क है उसके बारे में सोचना, उसका समाधान करने खुद के तरीका है, अपने तरीका इजाद करना। तो इस सवाल का आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा जो है। एक्सप्लेनेशन में उसी को बताया गया है कि रचनात्मक विद्यार्थी कौन होते हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनमें एक निश्चित समस्या को, ठीक है, अपने तरीके से समाधान खोजने की कला होती है, या अपने तरीकों से उसको बनाने का, प्रस्तुत करने की जो कला होता है, उसको हम सृजनात्मक या रचनात्मक बालक यहाँ पर कहते हैं। फिर अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पर एक कह सकते हैं एक तरह से डिसऑर्डर बेस्ड, बच्चों में किस किस प्रकार के डिसऑर्डर हो सकते हैं, व्यक्ति में कैसे से डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, उस पर आधारित सवाल पूछा गया था। तो सवाल है, खाली स्थान स्पेस दिया गया है, अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है, मतलब किसको सीखने की, अधिगम का मतलब है अप्रोच, मेथड, अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आएंगे, ध्यान रखना, मानसिक विकलांगता, ठीक है। तो अधिगम अक्षमता के अंतर्गत हम पठन है, लेखन है, वाचन संबंधित समस्याएं आती है, और ऐसे बच्चे शारीरिक मानसिक आयाम में फिर क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। इन्हें केवल अधिगम से संबंधित कुछ पहलुओं को समझने में दिक्कत होती है। तो किनको, जो मानसिक विकलांगता होती है, जो मानसिक विकलांग है, पढ़ सकते हैं, ठीक है, वाचन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मेनली जो दिक्कत आता है वो अधिगम से रिलेटेड, मतलब अप्रोच से रिलेटेड, उन तरीकों को यूज करना, इस्तेमाल करने से संबंधित समस्याएं यहाँ पर आती है। तो इस सवाल का आंसर हमको लेना है क्या, मानसिक विकलांगता। डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, ये सारे सारे एक तरह का जो है डिसऑर्डर होता है, जो एक व्यक्ति के, बालक के लेवल पे होता है, उसको हम कहते हैं सब डिसऑर्डर। तो यहाँ पर शामिल नहीं है पूछेगा, तो आपका मानसिक विकलांगता। विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे उपयुक्त भूमिका होती है। सवाल है, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे उपयुक्त भूमिका किनकी होती है, किसमें बोला जा रहा है, विद्यालय में, स्कूल की बात कर रहा है। तो स्कूल में हम किस प्रकार से बेहतर कल्चर डेवलप करें, जो सारे विद्यार्थियों के लिए क्या है, बच्चों के लिए या विद्यालय के लिए क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कौन इसको डेवलप करते हैं, कौन ऐसी संस्कृति को विद्यालय में बनाएंगे, तो ए है शैक्षिक समिति, विद्यालय प्रमुख, शिक्षक एवं पालक, और डी आपका छात्र है। तो ऐसे जब प्रश्न आता है तो डी की जगह आपको उपरोक्त सभी देना था, ताकि क्या होना चाहिए था, आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए था। तो यहाँ पर शैक्षिक समिति कौन बनाएंगे, स्कूल वाले बनाएंगे, विद्यालय वाले बनाएंगे, विद्यालय प्रमुख यानी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, फिर शिक्षक, क्या फिर शिक्षक आ गया। तो तीनों में क्या है, विद्यालय और विद्यालय स्टाफ यहाँ पर शामिल है, और प्लस छात्र को भी डाल दिया गया है। इसलिए हमको इन चारों में किसी को नहीं लेना है, उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर बनना चाहिए था, लेकिन डी में यहाँ पर छात्र शामिल किया गया है। ऐसे में इस प्रश्न को यहाँ पर किया गया था, एग्जाम में विलोपित कर दिया गया था, ध्यान रखना, क्या किया था, विलोपित यहाँ पर कर दिया गया था, ठीक। तो यहाँ पर आना चाहिए था, उपरोक्त सभी आना चाहिए था। फिर हम अगले प्रश्न यहाँ पर बढ़े, यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर समावेशी विकास। हाँ, इसमें ध्यान रखना है, अब टॉपिक आ गया तो बता रहा हूं मैं, समावेशी विकास पर 2023 में 4 प्रश्न पूछा गया था। तो कई बार क्या होता है कि सीडीपी का जो क्लास है, किसी एक टॉपिक पर अगर क्वेश्चन मेकर मेहरबान हो गया तो वहां पर 3 से 4 या 5 पर सवाल पूछा जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा पहला सवाल है, और जब 30 तक हम पहुंचेंगे तो आपको 4 सवाल समावेशी विकास, समावेशी शिक्षा पर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। आइए देखें तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं, नंबर 1, समावेशी शिक्षा में हमेशा जो अभिप्रेरण है, जो मोटिवेशन है, कैसा देना चाहिए। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर लेंगे क्या आंसर जी, सकारात्मक हमको आंसर लेना है। जब भी हम पहले जानो समावेशी शिक्षा किसको बोलते हैं, इनक्लूसिव एजुकेशन किसको हम बोलते हैं, तो जहां पर वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग बालक है, कमजोर बालक है, मंदबुद्धि बालक है, बहरे जो बालक हैं, जो बहरे हैं, सुन नहीं सकते, ऐसे बालक हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब हम ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। क्लियर है।
तो समावेशी शिक्षा में जब हम बच्चों को डील करते हैं, उनको मोटिवेट करना है, तो कैसा मोटिवेशन होना चाहिए? सकारात्मक मोटिवेशन यहाँ पर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक, फिर यहाँ को ध्यान रखना है, उपरोक्त संसाधन पूर्ति की जाती है, मतलब उनके किनको? विद्यार्थियों के लिए जहां पर समावेशी शिक्षा दी जाता है वहां पर वो सारी जरूरतें वहां पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, उसी बोला संसाधन की पूर्ति। और चूंकि सारे संसाधन वहां पर होता है, विद्यार्थियों को पढ़ाने में उन सारे चीजों को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कई बार शिक्षक को संसाधन शिक्षक भी कई बार कह दिया जाता है। ठीक है, जैसे क्या है? व्हाइट बोर्ड है, जैसे क्या है? चेयर है, जैसे क्या है? टेबल है, जैसे क्या है? फैन है, ठीक, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, होमवर्क कराया जाता है, और वो तो सब तरीकों को इस्तेमाल करते हैं जिनसे बच्चे को समझने में सहायता यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। फिर एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो कैसे हम विकसित करें? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या हम महान व्यक्तियों के बारे में बोल कर सकते हैं? क्या अनुशासन की भावना विकसित कर सकते हैं? क्या उन्हें अच्छी कहानी सुना कर सकते हैं? तो भाई यहाँ पर हर पॉइंट में लिमिटेड बात किया गया है, केवल सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करता है। आदर्श रूप में बर्ताव कर, हम ऐसे चीजें हम बच्चों को सिखाएं या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएं जहां पर उस कैरेक्टर का, उस फ्रीडम फाइटर हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, उससे बच्चे अटैच हो सकें। तो कैसे? तो आपने स्कूल में देखा होगा क्या होता है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, उसमें बच्चे जो क्या करेंगे, अलग अलग जो फ्रीडम फाइटर है या जो बहुत ही बेहतर काम किए हैं देश के लिए, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक, तो उनके गेटअप में आते हैं। तो गेटअप में आने से बच्चा पहले तो परिचित होते हैं वो क्या किस गेटअप में है, पहला दूसरों से नाम से परिचित होते हैं, दूसरा कैसा दिखता था, क्या पहनता था, उससे परिचित होते हैं। फिर क्या होता है जी, मंच में जब आएगा बच्चा जो है तो उससे कॉन्फिडेंस यहाँ पर बूस्ट होता है। तो यहाँ पर हमको एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है, कैसे सोशल डेवलपमेंट करे? तो यहाँ पर भाई हम आदर्श रूप में उस फॉर्मेट को लेके आए जहां बच्चा खुद सहजता से उसको अडॉप्ट कर सके, उसको सीख कर सके, उसको अनुकूलन स्थापित करने में कठिनाई यहाँ पर न हो। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। तो पहला है देखो, ए है बीमारी है, दूसरा क्या है? कमजोरी है, सी है भेदभाव है, और डी है अस्पृश्यता है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहाँ पे विभिन्न अलग अलग वर्गों के बच्चों को हम पढ़ाने का ज्ञान देने का कार्य करते हैं, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो वहाँ पर एक बहरा बच्चा भी है, वहाँ मंदबुद्धि बच्चा भी है, अति कुशाग्र बुद्धि भी है, प्रतिभाशाली बच्चा भी है, यह कह सकते हैं क्या है जी? तो वहाँ पे मंदबुद्धि कहिए या फिर बहरा बच्चा कहिए, कुशाग्र बुद्धि कहिए या वंचित वर्ग बच्चा कहिए, इन सभी को हम क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, इन सभी के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे में हम क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं समावेशी शिक्षा द्वारा क्या दूर करेंगे? तो फिर तो हर बच्चे क्या एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे क्या विशेषताओं के आधार पर, समझ के आधार पर, संस्कृति के आधार पर क्या अलग अलग है। तो ऐसे उनके बीच जो भेदभाव भावना होगी उसको क्या कर पाएंगे जी? उसको दूर किया यहाँ पर जा सकता है। क्लियर है? फिर एक सवाल आता है, सृजनशीलता के पोषण के लिए, क्रिएटिविटी रचनात्मकता के सृजन पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेना चाहिए? ठीक है, किस विधि का सहायता लेना चाहिए, ये एक सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक, तो क्या है सवाल का आंसर देखें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, विचार मंथन है, व्याख्यान विधि है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, और उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस सवाल का आंसर होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कह सकते हैं पॉलिसी है, मेथड है, इसको इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर किसी टॉपिक को हम बच्चे को देते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, या उसको कुछ सवाल जब करते हैं इस टॉपिक पर, तो वो विचार मंथन करेगा, उस बारे में सोचेगा, और जब सोचेगा तो उसको कुछ नई चीजें, कुछ नए तरीके से बोलना हो, कॉन्फिडेंस हो, सब क्या है वहां परीक्षण उस बच्चे का कर पाएंगे। तो आंसर आपका होगा 9 का आंसर होगा ए। 9 के बाद आते हैं 10 में आ जाओ। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? जरा एक बार इस सवाल का आंसर मुझे आप लोग बताइए, एक बार मुझे आंसर यहां पर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर बता पाएंगे क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। तो पहला, विद्यार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ऐसा करेंगे क्या? ऐसा आप आंसर लगा लिए हैं, आंसर कमेंट करिए जल्दी से।
तो यहाँ पर पहला विद्यार्थियों को ये छूट देना है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। क्यों? भैया बच्चों को बेलगाम कर रहे हैं क्लास में, आप खुद बेलगाम हो जाएंगे। कैसे? बच्चों खुद बोल रहे हैं क्या पढ़ना खुद बताओ, क्या नहीं पढ़ना खुद बताओ। तो ऐसा करें आप आपका जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, सिलेबस है, उसको कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे ऑप्शन को नहीं लेना है। फिर सेकंड है, एक लंबे समय तक निष्क्रिय होकर सुनना। तो सवाल में क्या है? नकारात्मक बोला गया है, नहीं लेना है। निरंतर गृह कार्य, कंटिन्यूसली क्या करें हम? होमवर्क देंगे। तो भाई निरंतर वर्ड लगा दिया है, नहीं आएगा। फिर सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य, बिल्कुल डेफिनेटली आप जो है जो सीखने वालों द्वारा किया गया उनके व्यक्तिगत कार्य क्या है उसको क्या करेंगे जी? उसको आप अप्रोच करेंगे, उसको देखेंगे, उस पर वर्क करेंगे, जिससे कि बच्चे की सीखने और सुनने की क्षमताएं बेहतर तरीके से विकसित हो सके। जो है डेफिनेटली 10 क्या होगा? आंसर डी होगा। फिर हम बात करते हैं बच्चों का किस प्रकार विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो एक विद्यालय है और एक जो शिक्षक है वो किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करता है, तो डेफिनेटली क्या होगा? मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से। तो क्या होगा? आंसर डी होगा ये सभी। तो सामाजिक भी, मानसिक भी, संवेगात्मक, तो इन सारे चीजों का विकास जो है आपके स्कूल में भी होता है। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत हम बात करते हैं, ध्यान रखना। संवेगों की संख्या हम बात करते हैं तो आपके मैकडूगल महोदय ने संवेगों की संख्या बताया कितना जी? 14। किसने? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कितना बताया है? यहाँ पर ध्यान रखना है 14। कितने बताए हैं? 14। तो उन 14 का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। 14 मैकडूगल, किसने? मैकडूगल ने, ठीक है, मैकडूगल, ठीक। मैकडूगल ने कितने बताए? 14। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैकडूगल, ठीक। तो किसने? मैकडूगल ने बताया 14 यहाँ पर संवेगों की संख्या बताया है। आपके सीजी व्यापक जो टेट एग्जाम हुए हैं उनमें इन प्रश्नों को बाकायदा पूछा यहाँ पर गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे जो संवेग है उस संवेग का प्रवृत्ति भी सवाल पूछा गया है। जैसे क्या? तो भाई अगर आपको जिज्ञासा है, मतलब आश्चर्य, क्या होगा? जिज्ञासा। कोई आश्चर्यजनक चीजों को देखेंगे तो आपके में क्या है? जिज्ञासा यहाँ पर जनरेट होगा। तो संवेगात, संवेग मतलब होता है इमोशन। जैसे आपका प्रेम है, ईर्ष्या है, लालच है, परेशानी है, वात्सल्य है, तो क्या है जी? आपके संवेग है। तो इन संवेगों की संख्या पूछा जाता है सीजी व्यापम में, टेट में, बीएड में, ठीक है, टीचर भर्ती में। तो किसने? तो मैकडूगल ने कितना बताया जी? 14 बताया है। क्लियर है? फिर आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सिद्धांत पूछेगा क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। जनरली सवाल पूछ लेता है कि कौन सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर अगर पूछता है सामाजिक, सामाजिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछेगा, सिद्धांत पूछेगा तो आंसर आपको लेना है क्या? तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोटस्की, ठीक है, लेव वाइगोटस्की, ठीक। केवल पूछता है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने व्यक्त किया था, प्रतिपादित किया था? संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। कौन होगा? जीन पियाजे होगा। वहीं पर ये हो पहला होगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पूछ कर ध्यान रखना, यहाँ पर नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत पूछेगा तो क्या लेंगे आप? जो यहाँ पर लॉरेंस कोहेलबर्ग। कौन? लॉरेंस कोहेलबर्ग, ठीक। तो ये 3 नाम बहुत उल्लेखनीय है, याद रखना है। ओके, तो पहला सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत पूछेगा लेव वाइगोटस्की, संज्ञानात्मक जीन पियाजे, नैतिक विकास से पूछे लॉरेंस कोहेलबर्ग, आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। फिर हम अब जब जनक प्रतिपादित की उनकी हम बात कर ही रहे हैं तो मनोविज्ञान का पूछेगा, मनोविज्ञान का जनक, का जनक पूछेगा तो क्या है? विल्हेम उंड, विल्हेम उंड। तो विल्हेम उंड जर्मनी से आते हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने कब? 1879 क्या स्टैब्लिश किए थे? लैब। किसके लिए? मानवीय जो प्रक्रिया होता है, मानसिक प्रक्रिया होता है, इसके अलावा जो अनुभव है, व्यवहार है, उसको चेक करने के लिए, उसको अध्ययन शोध करने के लिए इन्होंने क्या लैब प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करते हैं। और इनके कारण हम इसको मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। विल्हेम उंड को जो है कहाँ पर? जर्मनी में। शहर कौन सा था? जेपजिंग में।
फिर आधुनिक मनोज्ञान पूछेगा या प्रयोगात्मक मनोज्ञान पूछेगा तब भी आंसर सेम होगा, विल्हेम वुंड होगा तीनों का। फिर हमने बात किए थे शिक्षा मनोविज्ञान की, हम बात किए थे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, तो यहां पर इसका आएगा एडवर्ड एल एल थॉर्नडाइक। एल कौन है, थॉर्नडाइक, कहां से, अमेरिका से। क्लियर है, बन जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है, किसने दिया है, जिन पियाजे ने दिया है। इनका किताब आया था 1923 में, उसको याद रखना है। किताब का नाम क्या है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। पूछा जाने वाला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना है। वापस आते हैं यहाँ पर, चलो वापस आ जाइए। तो ये देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया था, क्या देखें, बच्चे के विकास, कौन सवाल हम लोग आए थे यहाँ पर, देखिए हाँ यहाँ आए थे, ठीक। तो मानसिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक, सारे प्रकार का विकास बच्चों का स्कूल में भी होता है डेफिनेटली। तो यहाँ स्कूल के ही शिक्षक द्वारा ये प्रभावित यहाँ पर डेफिनेटली होता है। फिर एक बच्चे का अलग नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है सवाल पूछा गया था, सवाल नंबर देखें यहाँ पर, तो सवाल क्या है देखो, तो सवाल नंबर देखें यहाँ पर 12 नंबर पे आएंगे। तो 12 नंबर जो सवाल है, ठीक है, 12 नंबर सवाल हो गया, 12 नंबर सवाल हो गया ना, सवाल रिपीट हो गया क्या, देखें एक बार। तो 10 हो गया, थोड़ा सवाल का सीक्वेंस यहाँ पे जब बनाए हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर डाले हैं, तो 11 हो गया, 12 हो गया। नंबर भले यहाँ पे डल रहा है, नहीं थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया सवाल, खैर आपको दिक्कत नहीं जाएगा यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर पूछा गया सवाल, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि मतलब होता है आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि का मतलब होता है आईक्यू लेवल जो है। सारे 30 सवाल है, थोड़ा सा क्रम, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए यहाँ पर एडजस्ट किया गया है, एक आध सवाल आगे पीछे करके, तो ध्यान रखना है। तो एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 आईक्यू लेवल मार्क आता है, नंबर आता है, तो उसको कौन से बुद्धि हम शामिल यहाँ पर करते हैं, तो ध्यान रखना है, इसे सामान्य बुद्धि में शामिल करेंगे। तो 90 से लेके आपका 110, ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा 110 से 119, फिर 120 से हम बात करते हैं कहाँ तक जाएगा जो है, तो 120 से लेकर आपका 139, और 140 या उससे ऊपर को हम बोलते हैं क्या, प्रतिभाशाली, जीनियस बच्चे कहेंगे। तो सामान्य बुद्धि के लिए आईक्यू का जो लेवल है, नंबर होना चाहिए वो 90 से 110 आना चाहिए। प्रखर बुद्धि के लिए 110 से 119 आना चाहिए। उत्कृष्ट के लिए 120 से 139, और 140 से ऊपर है तो उसको प्रतिभाशाली, जीनियस बच्चा उसे कहा जाएगा। तो नॉर्मल जो बुद्धि होता है, माइंड होता है, उसका 90 से 110 होता है, इसलिए आंसर होगा 12 का ए होगा। फिर एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन को सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सा है, एक बच्चे की वृद्धि और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट किस क्रम में हो रहा है, इसको अगर हमको मापना है, इसका अध्ययन करना है, तो कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना, विकासी विधि मेथड है, डेवलपमेंटिव मेथड है, उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें बच्चे की संपूर्ण विकास की व्याख्या की जाती है। तो ये काफी कारगर आपका ये रहेगा। फिर एक सवाल आया था, काफी सारे दावा आपत्ति यहाँ पर किया गया था लोगों द्वारा यहाँ पर, तो वंशानुक्रम से संबंधित, ठीक, हेरिडिटी, ठीक है, रिलेटेड, तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, चूहों पर किसने किया। तो यहाँ पर जब आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे आपको सेम आंसर दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या लिया गया था, तो मैकडूगल, किसने, मैकडूगल, किसने, किस पर, चूहे पर। लेकिन सवाल पूछता है भैया कि यहाँ वंशानुक्रम संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ग्रेगर मेंडल किया था। तो यहाँ पर पूछा गया वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था, मैकडूगल। लेकिन अगर आप नेट में सर्च करते हैं, गूगल में देखते हैं, काफी सारे जो साइट है वहां पर आपको ये तीनों नाम आपको देखने वहां पर मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है आंसर क्या लिया गया था, मैकडूगल यहाँ पे लिया गया था। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर, अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आइए, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण है। अगर हम सारे बच्चों को अलग अलग जो लेवल के बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे भी हैं, वंचित बच्चे भी हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, ठीक है, तो उन सारे बच्चों को हम क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो हमको बेसिकली दिक्कत क्या आती है, ये सवाल है। तो यहाँ पर शिक्षक के में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो एक हम जब एक क्लास में जब डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठेंगे, डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठेंगे, और खास कर क्या है, कुछ बहरे बच्चे भी हैं,
कुछ बहरे बच्चे भी हैं, वंचित वर्ग के बच्चे भी हैं, वहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे और जो ब्रिलियंट बच्चे वो भी बैठा हुआ है, तो हमको तीनों तरह की समस्याएं हमको फेस करना है पड़ेगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर होगा जो है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अलग नेक्स्ट सवाल। आइए यहाँ पर जो है देखें 16 नंबर जो सवाल 16-15 नंबर देखिए, थोड़ा सवाल में यहाँ पर आगे पीछे हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर देता हूँ, कुछ सवाल अगर छूटा होगा तो उसको मैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर सबका? यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है जी आप लोग को? आ रहा है ना? तो देखें अगला सवाल क्या है। तो विकास के संबंध में, किसके संबंध में? विकास के संबंध में, संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है ना, ध्यान रखना, सत्य नहीं है। तो विकास के प्रत्येक अवस्था में अनेक खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने के, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर आपको संबंधित करना है बाल विकास को ध्यान में रखते हुए कौन सा इनमें स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, गलत है, उसको चयन करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, विकास की हम बात करते हैं ना, प्रत्येक अवस्था में क्या है? खतरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बच्चा किशोर अवस्था में है, गलत संगति में चला गया तो डेफिनेटली खतरा हो सकता है। सी देखो, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल। बच्चे का लालन पालन जो है, परिवार है, पड़ोस है, क्रीड़ा समूह है, नातेदार है, विद्यालय है, इन सब से हम क्या है सीखते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। डी भी यहाँ पर देखो, नेक्स्ट सी भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती है, डेफिनेटली। शैशव अवस्था का अलग, जो गर्भावस्था है उसकी अलग विशेषताएं हैं, शैशव अवस्था उसकी अलग विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था उसकी अलग विशेषताएं हैं, किशोरावस्था उसकी अलग विशेषताएं हैं। तो मैं यहाँ पर हमको लेना है जो सही है उसको चयन नहीं करना है, जो सत्य नहीं, जो गलत है। तो गलत क्या है? बी इसका इस सवाल के हिसाब से क्या होगा? राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक, बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। फिर एक सवाल पूछ दीजिए कि ICIDH, ICIDH पूछा गया है। IC मतलब होता है जी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्या चीज का है इसको बार देख लेते हैं, फुल फॉर्म देख लो। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, क्या इसका फुल फॉर्म है? देखें सामने स्क्रीन पर, तो क्या लिखिए आपने? IC, फिर क्या है? IDH है। तो IC का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ। अब काम यहां से स्टार्ट होगा, तो क्या है? इम्पेयरमेंट है। डी से डिसेबल्ड है, डी से क्या है? डिसेबिलिटी कह दीजिए, डिसेबिलिटी। ठीक है, और एच से क्या है? हैंडीकैम है, हैंडीकैम। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि एक वर्ड है इम्पेयरमेंट, दूसरा है डिसेबिलिटी है, तीसरा क्या है? हैंडीकैप। तो यहां पर आपको वापस सवाल को देखना है कि जो तीन जो वर्ड लास्ट का वो किस में मैच करता है, और उसके हिसाब से आंसर आपको लेना है। तो इस सवाल में देखो जो है क्षति है, अक्षमता है, निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। तो आप तो एक तो भाई यहाँ एक लिखा है अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण हो गया, फिर तीन क्या है? समावेशी नहीं लेंगे, समावेशी नहीं लेंगे, क्या है? इंक्लूसिव रहता है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्षति ले रहे हैं, अक्षमता और निःशक्तता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण इसका आंसर यहाँ पर होगा। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वर्ल्ड लेवल पर जो दिव्यांग जन है, विकलांग है, उनको क्लासिफाइड करने के लिए यहाँ पर काम करता है कौन? ICIDH है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्या काम करता है जो है? तो विश्व स्तर पर कौन से स्तर के लोगों को, क्या उसके शारीरिक क्षमताएं कम है, मानसिक क्षमता कैसे कम है, उनके आधार पर कौन से वर्ग के वो विकलांग के ग्रुप में शामिल होगा, ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखने हमको मिलता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या होगा? बी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, आप क्लास में अगर आप रहते हैं, देखे होंगे, सुने होंगे, बालक का विकास कैसे होता है? तो सिर से लेकर कहां तक जी? सिर से पैर की ओर यहाँ पर बच्चे का विकास होता है। ये एक हम क्या कहते हैं इसे? सिफेला कार्डल भी से कहा जाता है। जो सिर से लेकर पैर तक क्या होता है? डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। बालक के शारीरिक अंगों का विकास कैसे होता है? सिर से लेकर आपके पैरों की तरफ होता है यहाँ पर, तो वो पूछा गया था। फिर खालिस्तान मानसिक विकास का संबंध नहीं है।
कौन से ऐसे 4 ऑप्शन देखो जो मेंटल रूप से क्या है उसको उससे संबंधित नहीं है। तो पहला देखो, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, तर्क और निर्णय हो गया, स्मृति विकास हो गया, अवबोध की क्षमता। तो ये तीनों तो मानसिक है ना, मन से संबंधित है। लेकिन शिक्षार्थी का वजन क्या होगा, उसकी ऊंचाई क्या होगा, इस क्या है शारीरिक विशेषता है, ना कि मानसिक। तो आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा जो है। फिर आते हैं नेक्स्ट, आइए यहाँ पर अलग से देखें यहाँ पर। तो एक सवाल पूछा जाता है यहाँ पर, एनसीएफ, यहाँ सवाल पूछा जाता है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा 2005 की रूपरेखा ठीक है, कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। मतलब कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है, इसको इंग्लिश में भी आप चाहे लिख सकते हैं नेशनल कुरिकुलम, ठीक है। तो क्या है इसका पूरा नाम है नेशनल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख देखें यहाँ पर नेशनल कुरिकुलम, ठीक है, क्या है नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क क्या है 2005 का है। तो ये जो हम देख रहे हैं क्या दिया है, एनसीएफ दिया गया है, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क दिया गया है, कब का 2005 का है। इसमें जो प्रावधान किया गया है उनमें से कौन से प्रावधान से आप सहमत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या क्या यहाँ पर है, तो हर बच्चे में अनोखी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना। हर बच्चे क्या होता है अपने में अलग ही क्या है उसकी विशेषता होती है, उसके बारे में क्या होना है आपको सक्षम होना है, संवेदनशील होना है। बच्चे पर केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, डेफिनेटली क्या होगा ये आपका सही होगा। फिर शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, तो भैया आपको ध्यान रखना है कौन सा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान में पूर्व में जो विचारधारा था क्या कहता था कि पहले शिक्षा मनोविज्ञान में मुख्य फोकस होता था शिक्षक, और शिक्षक आया पढ़ा के चला गया, यही मुख्य केंद्र में था शिक्षा मनोविज्ञान का। लेकिन वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य फोकस केंद्र है बदल गया है, अब केंद्र में कौन है विद्यार्थी है। तो पहले शिक्षक तब कौन है विद्यार्थी है, तो ये क्या उसका उल्टा बात करता है। तो आप कॉन्सेप्ट से भी आंसर निकाल सकते थे, या फिर यहाँ पर ये आपका आंसर होगा शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, तो शिक्षक केंद्र में ही कौन है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक। फिर बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझाना, ये समझना, तो सारे सही हैं, बस आपका इस सवाल के लिए जो गलत आंसर होगा ध्यान रखना कौन होगा, आपका सी होगा। खाली स्थान के कारण एक प्रतिभाशीलता होती है, खाली स्थान के कारण एक प्रतिभाशीलता होती है, तो मनोसामाजिक कारणों से, अनुवांशिक कारणों से, वातावरण अभिप्रेरित। अब देखो ये प्रश्न पूछा गया है तो कितना ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन है, और चौथा में क्या है बी और सी दोनों कहा गया है। तो भाई जितना पहला वाला महत्वपूर्ण है उतना कौन है सी वाला महत्वपूर्ण है, उतना बी वाला महत्वपूर्ण है। तो बी और सी क्या है अलग अलग है, तो अलग अलग चुनाव करने गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ डी होगा, बी और सी का समायोजन, मतलब आनुवांशिक के साथ साथ वातावरण अभिप्रेरणा भी क्या है महत्वपूर्ण है एक बच्चे के प्रतिभाशीलता को विकसित करने के लिए। क्लियर है। तो देखना जिसमें ज्यादा इंटीग्रेंट्स रहेंगे, चीजें हम कवर मिलेगा, उसको आंसर आपको लेना रहेगा। फिर समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो भैया अतिथि शिक्षक का नहीं, कला शिक्षक का नहीं, संसाधन शिक्षक का डेफिनेटली यहाँ पे होगा, खेलकूद शिक्षक के बशर्ते, तो यहाँ पर आएगा संसाधन शिक्षक। समावेशी शिक्षक के अंतर्गत एक स्कूल में बच्चों को विविध संसाधन से लैस करना है, और यह आवश्यक है कि ऐसे स्कूलों में संसाधन शिक्षक होना चाहिए। संसाधन शिक्षक जहाँ पर उनको अवेयरनेस होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए चीजों को, ताकि बच्चों ज्यादा बेहतर तरीके से डील यहाँ पर कर सके, डिलीवर यहाँ पर कर सके। एक विवादित सवाल पूछा गया था, ध्यान रखना यहाँ पर, कि भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर सवाल को विलोपित कर दिया गया था, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप गूगल करते हैं तो आपको 1930 का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन ट्रस्टेड आपको नहीं मिलता। तो आपको ध्यान रखना है भारतवर्ष में बाल विकास का प्रारंभ हुआ था, तो इस सवाल कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। हालांकि गूगल में 1930 आपको देखने को मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, एक विचार है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। एक कॉन्सेप्ट आता है जी, ध्यान रखना, क्या कॉन्सेप्ट कहता है आउट ऑफ द, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स जो है किनके चिंतन से संबंधित है, अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन है, और नेक्स्ट क्या है अभिसारी चिंतन है। तो ये है अपसारी चिंतन से संबंधित, ध्यान रखना।
इस चिंतन में क्या होता है, बच्चों की प्रवाहता, किस फ्लो में चीजों को बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, मौलिकता, नेचुरलिटी, ठीक, और उसमें लचीलापन जैसे गुणों को देखा यहाँ पर जाता है। इस बात को आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा जो है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपका प्रश्न जो है इसी नेचर का, इसी प्रकृति का होने वाला है। अब तक जो हमारा क्लास चला है उसको यदि हम देखते हैं तो यहाँ जो 30 सवाल में से लगभग 8 से 10 सवाल हमारा कवर हो रहा है और हम लोग 45% के आसपास क्या है सिलेबस कवर यहाँ पर कर चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट है जो लगता है कि हम टीचर के क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो आप दोनों मोड में कॉम्पिटिशन एकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए वापस आते हैं। तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास संबंध में क्या कहा है? तो मैंने कहा था कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो पहला संस्कृति और आनुवंशिकता कारण होता है, आगे पढ़ लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया कारण होता है, औपचारिक शिक्षा के उत्पाद है, समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो आंसर होगा बी होगा, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया का क्या है, इसके आधार पर ही उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आप चाहे तो इस टेट एग्जाम को पार्टिसिपेट करता है तो इन बुक का भी लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं जी, समावेशी शिक्षा में शामिल है। समावेशी शिक्षा में शामिल है, अब ये प्रश्न पूछेगा तो क्या आंसर लेंगे? तो शारीरिक रूप से बाधित बच्चे बिल्कुल, मानसिक रूप से बाधित बच्चे बिल्कुल, सामाजिक रूप से बाधित बच्चे बिल्कुल। तो उपरोक्त क्या होगा, सभी होगा। समावेशी शिक्षा में अगर पूछता है सवाल ध्यान रखना, तो ये आपका आंसर होगा सभी होगा। इस बात को ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल देख लो। ऐसे बच्चे, ध्यान रखना शारीरिक रूप से कहने का मतलब है यहाँ पर याद रखना है जो संवेगों को ना समझ पाता हो, संवेग इमोशन को समझने में दिक्कत जा रहा है। मानसिक जब हम बात करते हैं, मानसिक की हम बात करेंगे तो अगर बच्चा क्या है, अगर यहाँ मानसिक की हम बात करें, यहाँ पर लिख लीजिए जो है, यहाँ पर संवेग को समझ में क्या है दिक्कत जाता है। मानसिक हम बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चे क्या होंगे, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, या फिर क्या है जी सृजनशील भी हो सकते हैं। फिर सामाजिक रूप से बाधित हम बोलते हैं कि बाल अपराधी हो सकता है, बाल अपराधी इसमें आता है, बाल अपराधी इसमें आएगा। फिर माता पिता जो तिरस्कृत बच्चे हैं वो सब इसमें आते हैं। तो समावेशी शिक्षा में शामिल है क्या है जी, उपरोक्त सभी है। ये तो बता रहा था आपको जो है। तो वंचित वर्ग बच्चे हो सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो सकते हैं, मंद बुद्धि बच्चे हो सकते हैं, कुशाग्र बुद्धि बच्चे हो सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है। तो अलग अलग सभी वर्ग बच्चे को पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। उनके संसाधन उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा होता है। फिर गिलफोर्ड ने, ठीक है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन के पद का प्रयोग किस सामान्य अर्थ में किया है? तो इसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा जी, इसका आंसर में बुद्धि होगा। अब सारी चिंतन का अर्थ होता है कि समस्या का एक निश्चित समाधान खोजने से है। इसे गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, में इन्होंने क्या किया है, समझाया है। इसको प्रस्तुत यहाँ पर करता है। फिर आते हैं एलेक्सिया क्या है? तो एक तरह का वर्ड को, लिखे हुए वर्ड को समझने संबंधी बच्चों का डिसऑर्डर नाम है एलेक्सिया। तो इसमें हम पढ़ने में जो लिखे हुए वर्ड होते हैं उसको पढ़ने में हमको बाधाएं यहाँ पर आती है, उसे कहते हैं एलेक्सिया, हम यहाँ पर कहते हैं। नॉन वर्बल, इसका पूरा हम देखें तो नॉन वर्बल, ठीक है। एल का मतलब हमें ध्यान रखना क्या है, लर्निंग, विषय क्या है, डिसेबिलिटीज, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जी ध्यान रखना जो नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है, यानी अशाब्दिक जो चीज होते हैं, अशाब्दिक, उनको सीखने में क्या है, अक्षमता होना, उसको सीखने में अक्षमता होना। तो अशब्द जो शब्द में लिखे नहीं है, शब्द में लिखे नहीं गए हैं, तो क्या कोई ड्राइंग बनाया गया है, पेंटिंग बनाया गया है, तो उनको समझने में दिक्कत आता है। उनके लिए NVLD वर्ड हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 29 का ए होगा। फिर आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, बहुत ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, जब वो चाहे तब पढ़ाएंगे? बिल्कुल ऐसे सवाल, ऐसे ऑप्शन तो लेने नहीं है। तो उच्च कक्षा के साथ तो ये भी नहीं करना है, कक्षा के साथ तो कक्षा में बाकी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। एक बार इसको देखो, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ, तो ये डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। में ऐसे तरीके इजाद करना पड़ेगा जहां पर उसके इफिशियंसी, उसकी क्षमताएं और क्या है,
पहले से ज्यादा विकसित यहाँ पर हो सके जो है। तो ये हमने देखे टोटल 30 प्रश्न देखे। इन प्रश्नों को देखने से समझने से आपको कुछ हद तक समझ बिल्कुल आया होगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला 24 का डेफिनेटली पैटर्न यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जनरली सीडीपी के क्वेश्चन का जो लेने का तरीका, क्वेश्चन क्या होता है, दो तरह का होता है, एक तथ्यात्मक एक कॉन्सेप्चुअल रहता है। तथ्यात्मक जब पढ़ेंगे तब आएगा, और कॉन्सेप्ट जब आप खुद पे लागू करेंगे तब ये चीजें समझ में आपको आती है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कुछ सवाल छूटा तो नहीं, एक बार देख लीजिए। थोड़ा प्रश्नों सीक्वेंस आगे पीछे हुआ था, स्पेस बनाने के लिए ऐसा किया गया था, एक बार देख लें। ये हमने डिस्कस किया इसका फुल फॉर्म। फिर आते हैं नेक्स्ट, आइए यहाँ पर अगला देखें। सवाल लगभग सारे हो गए थे, ये भी हो गया था, ठीक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कोई चीज़ छूटा नहीं है, ठीक, ये भी हो गया। तो ये हमने बात की यहाँ पर उन सारे प्रश्नों की बात की जो आज क्लास में हमने समझने की कोशिश की। इसके बाद नेक्स्ट आएगा जो सहायक शिक्षक का रहेगा, हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट में। तो अब आ जाते हैं, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो क्लासेस यहाँ पे ऑन गोइंग चल रहा है। क्या गणित के लिए चल रहा है, लेक्चर के लिए चल रहा है, शिक्षक सहायक शिक्षक के लिए चल रहा है। 4 तारीख से आपका 4 से 8 बजे क्या है, इवनिंग में लग रहा है। पीएससी मेंस की हम बात करते हैं, शाम को 5 से 8 बजे इवनिंग में है। और शिक्षक सहायक शिक्षक का मॉर्निंग में बात करते हैं 9 से 12 के बीच में आपको नई कक्षाएं, आपको नई बैच आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा जो है। तो ये सेशन बहुत संक्षिप्त में बात की, कैसा लगा बिल्कुल आप फीडबैक देकर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। उसके आधार पर हम 2023 का सहायक शिक्षक में क्या सवाल पूछा गया था सीडीपी का, उसकी व्याख्या भी यहाँ पर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।